हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट कराने वाला हूं। बट आप लोग लेंथ जानते हैं कितनी होगी। ये 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। सॉरी, 4 नहीं, 2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर मैं पूरे हर एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस सेट खत्म। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, बट आपको आइडिया दे दूंगा कि आप खुद से कर ले जाओ। बिकॉज खुद से ट्राई करोगे तो और फायदा होगा आपका। ठीक है, प्रॉब्लम सेट में भी कुछ 19 क्वेश्चन है, तो उन 19 क्वेश्चन में से जो भी सिमिलर क्वेश्चन है उनको मैं ड्रॉप करूंगा और एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें देखो क्वेश्चन बहुत सारे सिमिलर है। मैं आपको अगर इधर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, आपका हो जाना चाहिए। जैसे मैं जब 10th में था, हमारे क्लासेस में जिस दिन बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, जैसे 5.1 का जिस दिन फॉर्मूला कैसे आया वो बताया सर ने, और फॉर्मूला बताया, और फिर उसके बाद उन्होंने आइडिया दे दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो हम लोगों ने खत्म कर दिया एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, तो वैसे ही आपको भी आज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले देखते हैं कितना है। पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो पूरी तरीके से ना ग्राफ पर बेस्ड है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही वही होता है। कोऑर्डिनेट्स कहाँ होते हैं? ग्राफ पर होते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज 3, और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज -2 -4। ओके, -2 -4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमें अगर बोल दिया कि ये P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो तुम पता करो, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो पता करो। पहले हमें क्वेश्चंस कैसे आते थे? 9th में 1.1 में क्वेश्चन कैसा था? इधर A था, इधर B था, इधर C था। इसका कोऑर्डिनेट दिया 9, इधर दिया 4, इधर दिया 1, इधर दिया 3। ठीक है, और आपको बोल दिया BA के बीच के डिस्टेंस पता करो। ठीक है, तो आप क्या करते थे? 3 - 1 करके पता कर लेते थे। बट इधर क्या है? इधर 2 आगे है, तो कोई बात नहीं। इधर आप अगर ड्रॉ करोगे लाइन, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला आया है। आप मेरा 5.1 का वीडियो देख लो, उधर डेरिवेशन समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला आया किधर से। फिलहाल मैं फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताता हूँ। फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 x2 y2 है क्या? देखो, सबसे पहले आपके पास पूरी चॉइस है कि आप खुद से चूज करो। आप 3 को या तो x1 y1 ले लो या x2 y2 ले लो, आपके ऊपर है। तो आपने इसको x1, मतलब देखो इधर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ये x का कोऑर्डिनेट है, ये भी x का कोऑर्डिनेट। अगर दोनों को x और x बोलोगे तो कैसा जमेगा? दोनों सेम हो जाएंगे। ये उससे डिफरेंट है, तो इसीलिए इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे। ठीक है, तो ये x का कोऑर्डिनेट है तो x1। पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है? पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है। सपोज कोऑर्डिनेट है 2 4 3 6 9 8, तो यहाँ पे आप लोगों को जो 2 3 9 ये सब किसके? x के कोऑर्डिनेट है। 4 6 8 किसके? y के कोऑर्डिनेट है। याद रखना, ये किसका? इसको नाम दे दो x2 y2। बस करना क्या है? इसमें रखो वैल्यूज को और सॉल्व करो, डिस्टेंस मिल जाएगी। रख देते हैं PQ इज इक्वल टू x2 - x1, मतलब -2 -3 का होल स्क्वायर है ना, माइनस, और ये वाला माइनस यहाँ पे था। फिर y2 मतलब -4 -3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी -5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 और 25 कितना हो जाएगा? 74। तो √74 PQ की डिस्टेंस है। P से लेके Q तक अगर हम डिस्टेंस नापेंगे तो वो √74 आएगी। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप लोग फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट का तो सारा क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। मैं 2 करवा देता हूँ। आइए, 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 4 क्वेश्चन आप करिए। हम ज्यादा क्यों करें? क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको 10वीं क्लियर करना है, मुझे थोड़ी ना। तो मैं 2 ही करूंगा, आप 4 करिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना क्या है? इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो x2, इसको नाम दे दो y2। फॉर्मूले में रख दो, यहाँ लिख दो लेट x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो PQ क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 मतलब 0 - 0, इसका खेल खत्म है। y2 - y1 मतलब 5/2, फॉर्मूला वाला माइनस, फिर ये -3 टोटल का स्क्वायर। ये इसको हटा दो क्योंकि इसका खेल खत्म है, तो इसको ले आओ 5/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएं क्या? अरे क्या जरूरत है, सॉल्व करो पहले। ये हो जाएगा 5 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 5 प्लस 6/2 का होल स्क्वायर। रूट हटा दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो वैल्यू आ जाएगी 11/2। खत्म। नहीं समझा? देखो 5 + 6 हो गया 11/2। 11/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121/4।
अब 121 का रूट 11, 4 का रूट 2, तो वही काम डायरेक्टली कर लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ देखो, इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो x2, इसको नाम दे दो y2। फिर से फॉर्मूला लगाओ, wx है तो wx लेने का, pq है तो pq, rs है तो rs। ठीक है, मैंने pq ले लिया था, सॉरी, यहाँ पे rs लेंगे, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, wx लेंगे तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 11, x1 कितना है -7/2 टोटल का होल स्क्वायर, y2 4 है -4 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, हटा दो उसको, तो 11 प्लस 7/2 माइनस माइनस प्लस 7/2 का होल स्क्वायर टोटल हो गया। ठीक है, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो, रूट हट जाएगा, तो वैल्यू आ गई 11 प्लस 7/2। तो सॉल्व कर लो, 22 प्लस 7/2, वैल्यू विल बी 29/2, डायरेक्टली लिख दिए। अब तो समझ रहे हो ना, तो वैल्यू क्या आ गई 29/2 यूनिट। सम्मान दे दिया करो, ठीक है, ताकि आपका अपमान ना हो, वरना एग्जामिनर आपको सम्मान नहीं देगा। चलो कर लो इसको, फिर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पर देखो आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कोलिनियर वाले देखते हैं। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब होता है वो जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स आपने सुना होगा, सपोज ABC आपको बोला है कि कोलिनियर पॉइंट्स है, सोच में पड़ जाओगे, अरे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, सुना ही नहीं आज तक। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे। दिस इज अ लाइन, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट्स किधर है, एक ही लाइन पर है, तो ये पॉइंट कोलिनियर होता है। और पॉइंट कोलिनियर है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है कि टोटल लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस AB और डिस्टेंस BC को प्लस करने पे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये समझ रहे होगे आप। अगर AC 9 है, AB 4 है, तो BC कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एज यू नो। ठीक है, तो इसी पर आपको देखो क्वेश्चंस पूछे तो आप क्या करोगे। आप देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, फर्स्ट वाले उठा लेता हूँ। A है 1 - 3, B है 2 - 5, C है -4 और 7। ठीक है, इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा समझ आएगा। देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, खत्म। तो पहला पॉइंट है 1 - 3, 1 - 3 किधर आएगा, 1 - 3 इधर आएगा, 2 - 5, x पे 2 मतलब इधर, y पे -5 मतलब इधर, x का 2 खींच लो -5 तक इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो -4 देखो यहाँ आएगा, काफी दूर चला गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ है और -4 यहाँ है, मतलब वो पॉइंट यहाँ होगा। अब अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे, तो मतलब ये कोलिनियर हैं। तो ग्राफिकली पहले पता कर लो ये कोलिनियर हैं, एंड आफ्टर दैट यू शुड सॉल्व, ताकि आपको आंसर पता रहे। बस आपको मतलब मंजिल पता है, आपको सिर्फ रास्ते ढूंढने हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस AB पता करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB की डिस्टेंस निकालोगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के BC की डिस्टेंस निकालोगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के AC की डिस्टेंस निकालोगे। सपोज ये 10 आया, ये 4 आया, ये 6 आया, उसके बाद ढूंढोगे बड़ी डिस्टेंस किसकी है, AB की है, तो AB को एक बार में लिख लो 10, इसको दे दो नंबर 1, क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। और फिर उसके बाद जो दो छोटी डिस्टेंस है ना उनको टोटल करो, तो BC प्लस AC क्या आ रहा है, 4 + 6, ये आ रहा है 10। तो देखो 1 और 2 दोनों इक्वल है। अगर 1 और 2 मतलब जो बड़ी साइड है वो दोनों छोटी साइड के टोटल पे आ जाए, जो बड़ा सेगमेंट है वो दोनों छोटे सेगमेंट के टोटल के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब वो लाइन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 इट इज कोलिनियर। सपोज ये आपका 12 होता, ठीक है, ये 12 होता, तो 4 + 6 10 हो रहा है, कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ऐसे आपको पता करना है। तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे, बड़ी वाली सेगमेंट लोगे, छोटी वाली सेगमेंट को जोड़ के उससे कंपेयर करोगे, बराबर है तो सही है, बड़ा छोटा है तो गलत है। ठीक है, समझ गया, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब कर सकते हो तो कर लो, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन मैंने उठाया बिकॉज इससे फेमिलियर हो गए थे हम लोग। तो इसको हम लोगों ने ड्रॉ करके तो देख लिया ये कोलिनियर है, ठीक है, हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। अब बस हमें ढूंढना है कि कोलिनियर कैसे बता दें, है ना, मतलब कोलिनियर तो है, आंसर तो करेक्ट है, बट उसका मेथड करेक्ट हो जाए बस। तो मैंने क्या बोला, पहले डिस्टेंस AB पता करो। तो AB का डिस्टेंस क्या होगा, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -5, y1 कितना -3, फॉर्मूले का माइनस फिर y1 का माइनस, ठीक है, डबल माइनस आ गया। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 का स्क्वायर 1, प्लस -5 + 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -5 + 3 -2 का स्क्वायर,
वैल्यू विल बी 1 प्लस 4, वैल्यू विल बी √5। ये आपकी ए बी की वैल्यू हो गई, दैट इज 1, √5 यूनिट्स आ रहा है। अब BC निकालते। अब आप सोचोगे कि BC निकालते समय इसको x3 y3 देना है क्या? नहीं, इसको अब x1 y1 कर दो, ये आपकी मर्जी, इसको x2 y2 कर दो, इसको x1 y1 कर दो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब आप बोलोगे चलो कुछ तो हमारी मर्जी में है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्कूल तो हमारा कहना मानती नहीं है, क्वेश्चन ही मान रहे हैं। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस -4, 2 माइनस -4, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 7 माइनस -5 आएगा यहाँ पे, मैंने उसको ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। चलो शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। 7, y2 क्या है -5, y1 क्या है 7, तो -5 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा -12 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा √180, √180 की वैल्यू आ जाएगी 6√5। ये आपका BC हो गया, 6√5 यूनिट सम्मान दे दो सेकंड। अब AC को पता करते हैं। AC का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों देखो 1 1 2 1 1 है, तो इसको 2 2 कर देते हैं। x2 माइनस x1 मतलब -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 7 है और -3, तो मतलब 7 प्लस 3 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, सो वैल्यू विल बी 125, और 125 को बाहर निकालोगे तो 5√5 आएगा AC यूनिट्स। इसको दे देते हैं नंबर 3। अब देखो सबसे बड़ा कौन है? √5 तो हर कोई है, तो उसके पीछे का देखो किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो BC को उठा लो, BC को लिख लो 6√5 यूनिट्स, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। इसको मैंने क्यों नंबरिंग कर दी थी, ठीक है। अब उसके बाद दो छोटी सेगमेंट उठाओ, AB और AC, तो AB प्लस AC, AB है √5, AC है 5√5, √5 और 5√5 होगा 6√5। नंबर 2, दोनों देखो मैच कर गए, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AB प्लस AC फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई होप अब आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को निपटाना कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए थर्ड वाला ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ग्राफ ही बना लो, सीधा ग्राफ ही बना लो। यह है x एक्सिस, यह है x डैश, यह है y, यह है y डैश, ठीक है। यहाँ पे रहता है ओरिजिन, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, -1 -2 -3 -4 -5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। गजब, ठीक है। -6 तक गया है ये, सही में, हाँ -6 तक गया है। अब यकीन हुआ? नहीं हुआ। अब प्रॉपर बनाए, तो इसमें बोले पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब वो पॉइंट किधर है? वो पॉइंट x एक्सिस पर है। तो आप लोगों को ये चीज मालूम रहनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस पर होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 होता है। कौन सा? अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसीलिए कोऑर्डिनेट इसका 0 है, y वाला। तो सेकंड वाले को हम लोग ले लेते हैं a, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट ले लिया हम लोगों ने a, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला है कि वो AB से इक्वी डिस्टेंस है, AB हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट बोला है -3 और 4, -3 यहाँ आएगा, सॉरी x एक्सिस -3 और 4, -3 और 4 यहाँ आएगा, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और -4, 1 -4 कुठे येणार, 1 और -4 इकडे, तो ये हम लोगों का ऐसे जाएगा। तो वो जो पॉइंट होगा हम लोगों का वो यहाँ नहीं, ये तो मैंने अपने से ले लिया था, वो पॉइंट इस लाइन पर कहीं पे आएगा जो इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बोला है पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब वो यहाँ पे आएगा। -1 आई थिंक उसका आंसर होगा, चेक करना एक बार। देखो हम लोगों ने आंसर भी छाप लिया इस मेथड से, है कि नहीं? -1 ही है शायद आंसर, देखो आंसर भी पता चल गया। तो आप लोग को समझना है यहाँ पे कि जब पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो y वाला 0, y पे होगा तो x वाला 0। अब बोला इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको हम लोग लेट करते हैं, ये पॉइंट P है। यहाँ पे लिखोगे लेट द पॉइंट P, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। B इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, पॉइंट A और B से ये इक्वी डिस्टेंट है हम लोगों का। तो इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो AP होगा वो PB के बराबर होगा, दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे AP पे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे PB पे। B का कोऑर्डिनेट क्या है? B का कोऑर्डिनेट है 1 -4, A का कोऑर्डिनेट है -3 और 4।
तो इसको ले लेना x1 y1, इसको ले लेना p का कोऑर्डिनेट क्या है a और 0, इसको ले लेना x2 y2 कब, जब AP पर लगाओगे, और जब PB पर लगाओगे तो इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2, एक इक्वेशन आपको मिलेगा, उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कहने से क्या होता है, करके दिखाओ, कर देते। AP क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगले साल के लिए, बात को मानो। ऐसा हम लोगों का फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे रूट किधर गया, अरे दोनों इक्वल था, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, रूट उड़ गया, क्या फर्क पड़ता है। x2 माइनस x1 ये a है और x1 है 3, मतलब a माइनस माइनस 3 तो a प्लस 3 का स्क्वायर, y2 है 0 और ये है 4 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, तो वो 16 हो जाएगा। फिर x2 देखो आपका a है और x1 आपका 1 है तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर y2 देखो 0 है और ये माइनस 4 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, फिर देखो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, तो a प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a माइनस 1 के स्क्वायर की। इसको अब आपको सॉल्व करना है, ओपन करो इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर भी कट गया, 2a यहाँ आएगा तो 6a प्लस 2a हो जाएगा, 9 वहां जाएगा तो ये माइनस 8 आ जाएगा, तो 8a इज इक्वल टू माइनस 8 आया, तो 8 वहां जाके उसको काटेगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ग्राफ की यही पावर है कि आप आंसर पता कर सकते हो। बोला था कि नहीं कि मैंने माइनस 1 आएगा, मैंने बोला था ना माइनस 1 आएगा आंसर, देखो आया भी। कैसे, मैंने पॉइंट प्लॉट किया, बोला था पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पे कर रहा था, बट मेरा ग्राफ प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं है, तो इसलिए मैंने नियरेस्ट वैल्यू बोल दी। नियर पे कौन है, 1 है, तो इसलिए मैंने बोल दिया माइनस 1 आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ करके आंसर भी पता कर सकते हो, वेरी इजी मेथड। कभी बोल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करो, हाँ ये बातें आ रही है, इसके बाद यही पॉइंट है, ठीक है, इसको कर लो पहले। आइए आज हम लोग अब बच्चों वाली चीजें सीखते, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। पहला पॉइंट क्या था, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ 6 टाइप्स के होते हैं एंगल और साइड को मिला के, बट हम लोग 4 सीखेंगे। पहला आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, इवेंचुअली इसकी खासियत कुछ नहीं होती इस चैप्टर में, बट पाइथागोरस नाम का एक इंसान था जिसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने बोल दिया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है बट मानो क्योंकि मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, अच्छा मत मानो, बना देता हूं। चलो, एंगल भी इसमें 90 डिग्री है। उसने बोला अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल तो बोलेंगे ही, पर उसमें एक इसको मतलब एक साइड का फॉर्मूला बनता है कि 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहेगा और आपको बोलेगा वेरीफाई करो, प्रूफ करो कि ऐसा है। तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस AC निकालोगे, सपोज ये आया √8, आप डिस्टेंस AB निकालोगे, सपोज ये आया √5, आप डिस्टेंस BC निकालोगे जो कि आया √3 सपोज। फिर आप सबसे बड़े वाले डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे, सबसे बड़ा है √8, कर दो स्क्वायर, रूट हट जाएगा, 8 आ जाएगा। जो बचे हुए हैं उनका भी स्क्वायर करके जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही वही है ना, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 साइड्स का स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3 जोड़ना है, तो 5 + 3 8, देखो दोनों 8 आए ना, तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, और अगर ऐसा बनता है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। करना क्या है आपको, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे अगला क्वेश्चन वही है PQR में, तो आप तीनों डिस्टेंस फाइंड करोगे, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR, डिस्टेंस PR। तीनों फाइंड करने के बाद जो सबसे बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर करोगे, फिर दोनों जो छोटे हुए बचे रहेंगे उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ दोगे, बड़े वाले के बराबर आएंगे, वो गारंटी है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। एक ट्रायंगल समझा, अब दूसरा ट्रायंगल समझते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ 3 साइड के बेसिस पर जो ट्रायंगल्स है वो। पहला आता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल का कोई भी साइड नहीं सेम होता है, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, कोई 10 होगा तो कोई 5 होगा, कोई 3 होगा, ऐसा रहता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल विच आर फॉर्म्ड बाय द गिवन कोऑर्डिनेट्स। आपको 3 पॉइंट देगा और उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे, तो आप तीनों का डिस्टेंस निकालोगे। सपोज ABC आपको दिया है, तो आप डिस्टेंस AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे। अगर तीनों इक्वल नहीं आते तो वो स्केलियन ट्रायंगल होगा। अगर 2 इक्वल आते हैं, 1 इक्वल नहीं आता है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। 2 इक्वल आते हैं और 1 इक्वल नहीं आता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, 2 साइड्स आर इक्वल, क्या 2 साइड्स आर इक्वल। तीनों इक्वल आ गए तो वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल,
क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में कोई 2, स्केलियन में कोई नहीं, इक्विलेटरल में तीनों। प्रूफ करने आपको बोलेगा कि प्रूफ करो ये इक्विलेटरल है, तो क्या करोगे, तीनों डिस्टेंस निकालोगे, ए बी सी 3 पॉइंट देगा, आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, फिर गिवन कंडीशन पर पता कर लोगे। टाइप ऑफ ट्रायंगल समझा, लिख लो इसको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फिर अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला आता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल आज हम सीख लेते हैं और फिर बाकी 10 सेकंड बाद सीख लेंगे। तो स्क्वायर होता है क्या है, स्क्वायर ऐसा दिखता है, हाँ तो मुझे भी पता है ऐसा दिखता है, बचपन में ही देखा करता था इसको, ठीक है, बट पढ़ना आप चालू किए हो आप लोग, मैंने तो पहले किया था 2 साल पहले। 8th से पढ़ाया जाता है आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, अलग अलग टाइप के। बचपन में तो सिर्फ ट्राइंगल, स्क्वायर यही सब दिखता है। तो स्क्वायर जो होता है आपका, उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों साइड इक्वल होंगे। साथ ही में जो डायगोनल रहता है वो भी इक्वल होता है, मतलब ए सी जो रहता है वो भी बी डी के इक्वल होता है। तो आप हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ग्राफ पर बना रहेगा और आपको क्वेश्चन आएगा कि ये चारों पॉइंट्स दिए हैं, पता करो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहे। तो आप 6 डिस्टेंस फाइंड करोगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करोगे, डिस्टेंस बी सी फाइंड करोगे, डिस्टेंस सी डी फाइंड करोगे, डिस्टेंस ए डी फाइंड करोगे, ए सी फाइंड करोगे और बी डी फाइंड करोगे। उसमें से ए सी और बी डी आपके डायगोनल होंगे, ये दोनों अलग आएंगे बट दोनों बराबर रहेंगे और ये चारों इक्वल रहेंगे। अगर ऐसा कंडीशन बनता है सो इट विल बी अ स्क्वायर, आइदर इट विल नॉट बी अ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल के लिए क्या, रेक्टेंगल के लिए आप लोग प्रॉपर्टीज जानते हो, ये तो बच्चों का काम है। देखो रेक्टेंगल में देखो क्या होगा, जो एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा और जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा, अपोजिट साइड। बट रेक्टेंगल का भी डायगोनल इक्वल होता है, मींस जो ए सी होगा वो भी बी डी के बराबर होगा। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके भी ये कंडीशन अगर बनती है, ये कंडीशन नहीं बनी तो ये बनेगी, है कि नहीं, ये भी नहीं बनी तो जो आगे बताऊंगा वो बनेगी। तो कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगी, उसके बेसिस पर डिसाइड करना कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो ये क्या बना आपका, डायगोनल इक्वल आ गया, अपोजिट साइड इक्वल आ गई, तो वो रेक्टेंगल होगा। क्वेश्चंस हैं आपको, मैं बताऊंगा करने, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम। इसको लिख लो बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग देख लेते हैं रोम्बस और ट्रेपीजियम के बारे में। रोम्बस स्क्वायर का भाई है, पर भाई भाई में थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, तो इसमें भी होगा। और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का भाई है, फिर से वही बात, फर्क होगा थोड़ा सा। इवेंचुअली जो फर्क होगा उसके ही वजह से हमें 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, इधर 4 डिस्टेंस में काम हो जाता। जो रोम्बस होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ए बी सी डी ऐसा दिखता है। तो रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, मतलब ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, वो सी डी के इक्वल होगा, वो ए डी के इक्वल होगा। बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, जो ए सी होगा वो बी डी के इक्वल नहीं होगा। सो यू शुड फाइंड 6 डिस्टेंस। अगर वो 6 डिस्टेंस में सब इक्वल आता है, ये चारों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, सो इट विल बी अ स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, बाकी चारों इक्वल आते हैं, सो इट विल बी अ रोम्बस। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें डायगोनल निकालने की क्या जरूरत है, यही जरूरत है कि इसके भी चारों साइड इक्वल है, इसके भी चारों साइड इक्वल है। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर, कैसे करोगे अलग उनको, डायगोनल से। डायगोनल ही फर्क बता सकता है। पैरेललोग्राम का भी वही है, इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे। पहले बना देता हूं पैरेललोग्राम अशा प्रकारे, पी क्यू आर एस, इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। पी एस जो होता है वो क्यू आर के बराबर होगा, पी क्यू जो होगा वो एस आर के बराबर होगा, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। पी आर जो होगा वो इक्वल नहीं होगा एस क्यू के। आपको क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो उसमें अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, रेक्टेंगल ही क्यों, क्योंकि डायगोनल इक्वल नहीं आएगा। प्रॉब्लम सेट में भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से कराऊंगा नहीं, ठीक है। सिर्फ एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, आप अभी अभी करिएगा। चलिए ये समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेरीफाई करने बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी को यूज करिए। पी क्यू निकालिए, क्यू आर निकालिए, पी आर निकालिए। ये रिवीजन चल रहा है, आपको मालूम है कैसे निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, नहीं भी मालूम होगा तो मैंने शुरुआत में बताया है। आफ्टर दैट तीनों में से जो बड़ा है उसका स्क्वायर करिए और जो 2 छोटे हैं उनका स्क्वायर करके सम करिए, वो बराबर आएंगे, गारंटी है। अगर एक दूसरे के बराबर आएंगे सो इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट वाले में बोले शो दैट पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें चारों में से 2 अपोजिट साइड इक्वल आएगी। इसमें देखो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है, जो पी क्यू होगा वो बना लेते तभी समझेगा। पी क्यू आर एस,
जो पी क्यू होगा वो आर एस के इक्वल हो जाएगा, जो पी आर होगा वो क्यू एस के इक्वल होगा, और डायगोनल भी इस क्वेश्चन में इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पैरेललोग्राम तो बोला है, बट इसके डायगोनल भी इक्वल आएंगे। ठीक है, तो डायगोनल भी इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम करके आपको लिख देना। आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है, पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल रहना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल आएगी, डायगोनल भी इक्वल आ जाएगा, सो इट विल बी अ रेक्टेंगल। और लास्ट में लिख देना एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आफ्टर दैट बोले शो दैट पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस एबीसीडी। तो इसमें चारों साइड इक्वल आएगी, एबी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस, सीडी का डिस्टेंस, एडी का डिस्टेंस इक्वल आएगा, बट जो एसी होगा वो बीडी के इक्वल नहीं आएगा, मतलब डायगोनल जो होगा वो इक्वल नहीं आएगा। लिख देना वो रोम्बस है, ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में चलो 8वां देख लेते हैं फिर उसको। तो 8वें वाले में बोले शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। टेक्स्ट बुक निकालिए ना, ऐसे मत देखो, टेक्स्ट बुक ओपन करो उसके बाद देखो, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो एबीसी को बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करो, तो ए बी डी सी ए सी तीनों डिस्टेंस इक्वल आएगा, तो लिख देना इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए? अब हम लोग 7th वाला कर लेते हैं। इसमें बोला है एल जो है उसका कोऑर्डिनेट है x और 7, एम जो है उसका कोऑर्डिनेट है 1 और 15, और इनके बीच का डिस्टेंस मतलब एल एम की वैल्यू 10 है। तो पता करो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। तो एल एम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप वाइज मैंने आपको नहीं कराया है, स्टेप वाइज जानना है तो आप प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो देख सकते हैं। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है 1, x क्या है x, y2 क्या है 15, ये क्या है 7, 15 माइनस 7 का स्क्वायर, lm कितना है 10, स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इधर होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 64, 64 और 1 100 इज इक्वल टू 64 और 1 हो जाएगा 65 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 65 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 7 और 5। ठीक है, 7 और 5 ये दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। समझ गए? चलो कर लो इसको, फिर 5.2 अब चालू करते हैं। 5.2 में नए फॉर्मूले से रूबरू होते हैं। पहला फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस पर तो हम लोग कई सवाल कर चुके, बवाल मचा चुके एकदम। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सपोज ग्राफ पे एक लाइन है पी क्यू, कोई एक पॉइंट है जो कहीं भी डिवाइड कर दे रहा है, सपोज इधर डिवाइड कर दे रहा है, इस पॉइंट का नाम है आर। तो ये जो पॉइंट होगा ये इनको एक रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी लाइन होती है उसको कोई भी पॉइंट रेशियो में ही डिवाइड करता है, हम लोग उसको आज तक देखते नहीं थे। तो सपोज ये रेशियो है 3:5 के रेशियो में ये डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है इसको जनरली हम लोग लिखते हैं m/n के फॉर्म में। अब Q के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनको ले लेते x2 y2, P के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनको ले लेते x1 y1। कोऑर्डिनेट्स क्यों होंगे, क्योंकि ये लाइन ग्राफ पे है। पहले ही ध्यान रखो ये लाइन किधर है, ये ग्राफ पर है। तो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में जिसको है जो है 3:5। इक्वली नहीं डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट नहीं है, वो कहीं पे तो है बट मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमें बोलेगा कि r के कोऑर्डिनेट्स पता करो। तो r के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फिर थर्ड फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा तो मुझे एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे p है q है, ये हो x2 y2 और ये हम लोगों का x1 y1। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब ये रेशियो 1:1 होगा, है ना, 1:1 होगा। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में m और n की जगह 1 और 1 रख देते हैं। तो x का फॉर्मूला उसका क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m की जगह 1 रख दो तो x2 प्लस x1, m और n की जगह 1 रख दो तो 1 प्लस 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो r के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर ट्राइंगल में एक चिड़िया का नाम है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियंस को 3:2 रेशियो में, सॉरी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो भी हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है, बट उसको मैं देखो डेरिवेशन देख लेना आप, मेरा 5.1 का वीडियो 5.2 का वीडियो देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला डेरिवेशन समझ है।
इसका छोटा था तो मैंने करा दिया, सेंट्रॉइड वाला थोड़ा लंबा है। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता क्या है, सेंट्रॉइड होता क्या है समझे। सेंट्रॉइड, सपोज यहाँ पे एक मीडियन है, ये ट्राइंगल एबीसी है, यहाँ पे एक मीडियन है एडी, यहाँ पे एक मीडियन है बी, यहाँ से एक मीडियन है बी सी एफ। मीडियन होता क्या है, मीडियन वो पॉइंट, वो लाइन होती है, वो सेगमेंट होती है जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो पॉइंट ई मिड पॉइंट होगा, पॉइंट एफ मिड पॉइंट होगा, पॉइंट डी मिड पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं, मीडियन है। तो इस मीडियन को, ये मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, सपोज दिस इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे एक पॉइंट आएगा जी, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, बहुत इजी फॉर्मूला। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, पांचों फॉर्मूला बाद में देखेंगे। तो ये सेंट्रॉइड जो होता है ये मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो m प्लस n 2+1, इसीलिए नीचे 3 है, ऊपर कैसे आया वो वीडियो देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। सेक्शन और मिड पॉइंट दोनों को जोड़ के डिराइव किया गया है। तो इस तरीके से सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है। तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे ट्रायंगल बोला रहेगा तो समझ लेना सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगेगा, कहीं पे रेशियो दिया तो समझ लेना सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं दिया तो समझ लेना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चंस को मैं आपको आइडिया देते जाता हूँ, आप सॉल्व करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है पॉइंट पी जो है वो सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। ये सेगमेंट ए बी है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, 2:3 में वो डिवाइड कर रहा है, मतलब m/n कितना है, 2:3 है। और फिर उसके बाद बोला a का कोऑर्डिनेट है -1 और 7 और b का कोऑर्डिनेट है 4 और -3। तो पता करो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये हो गया xy, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखो, तुरंत सॉल्व करो पॉज करके और मुझे बताओ xy की वैल्यू क्या है, कमेंट कर दो फटाक से, ठीक है। कमेंट करने में टाइम जाएगा, अपना ही निकाल लो, छोड़ो। फिर नेक्स्ट वाले में बोला इन ईच पॉइंट द, देखो ये भी सेक्शन फॉर्मूला है, बस इसमें m/n की जगह a/b आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट a/b इज इक्वल टू m/n। तो पहले क्वेश्चन में बोला है सबको, देखो पॉइंट ए ही डिवाइड कर रहा है, मतलब बीच में कौन आएगा, पॉइंट ए ही आएगा। तो पहला वाला है PQ, सब में PQ है, तो 1 और -4 है, तो -3 और 7 है, और रेशियो है 2:1, मतलब m/n इज इक्वल टू a/b 2:1 है। x1 y1 कितना है, x1 है -3, y1 है 7, x2 है 1 और y2 है -4। तुरंत सॉल्व करो और xy की वैल्यू बताओ, इस फॉर्मूले में रखो, इस वैल्यू को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, ठीक है। बोल देना वहां से, समझ लो मैंने सुन लिया, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो बचा हुआ दोनों है उसमें भी यही है, दूसरे वाले में रेशियो क्या है, 3:4 है। m और n की जगह 3-4 रखना, बाकी भी चेंजेस कर देना, माइनस प्लस में गड़बड़ी हो सकती है, बाकी कहीं गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो अब बचे हुए करते हैं। चलिए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में बोला है एक पॉइंट टी है जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट पी और क्यू को। एक पॉइंट टी है जो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। क्यू का कोऑर्डिनेट है 6 -8, पी का कोऑर्डिनेट है -3 और 10, और टी का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है -1 6। तो पता क्या करना है, m/n पता करना है। इसमें ये क्वेश्चन बता देता हूँ। इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x और y। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। x का कोऑर्डिनेट देखो -1 है, x2 कितना है, x2 है 6, तो m इंटू, ठीक है। तो n की x1 कितना है, x1 है हम लोगों का -3, तो -1 इज इक्वल टू 6m, माइनस है तो -3n अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -m इज इक्वल टू 6m -3n। m को यहाँ ले आओ तो -m -6m, n को यहाँ ले आओ तो -3n प्लस n। तो ये हो गया -7m, ये हो गया -2n, माइनस माइनस कट गया, तो m अपॉन n करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 7/2। गलत है, 2/7 आएगा। कैसे पता चला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने दोबारा से जब मल्टीप्लाई किया तो 7 के साथ m नहीं आ रहा था, 2 के साथ m आ रहा था, बट इधर क्या है 7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि आपने अपॉन में सही लिखा या नहीं। तो m/n कितना आ गया, m/n आ गया 2:7। ऐसे ही आपको कभी कभी वाइस वर्सा में भी पूछ सकता है, मतलब उल्टी चीज पूछ सकता है सीधी चीज देके। चलो कर लो इसको, फिर नेक्स्ट वाला करते। चलिए फोर्थ वाला थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें बोले पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द डायमीटर, AB डायमीटर है और पॉइंट P सेंटर है, तो ये सेंटर के साथ साथ मिड पॉइंट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी सेंटर होता है वो डायमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब 2 रेडियस में डिवाइड करता है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। तो यहाँ पे बेसिकली आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दिया 2 -3 और P का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको घुमाने के लिए -2 0।
तो आपको बी का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 आपको पता करना है। तो x के फॉर्मूले में रखो, फटाक से x2 y2 निकाल के बता दो कितना है यार। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। अब इसमें बोला है आप लोगों को फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, ये आपको खुद से करना है, एक बार मैं करा चुका हूँ रेशियो वाला। B का कोऑर्डिनेट है 1 2, A का कोऑर्डिनेट है 8 9 और P का कोऑर्डिनेट है K 7। तो आपको रेशियो भी पता करना है और K की वैल्यू भी पता करनी है। अच्छा याद है पिछली बार जब हम लोगों ने रेशियो निकाला तो खाली x के फॉर्मूले से आ गया था, मतलब दो में से कोई एक ही फॉर्मूले से आ सकता है। तो इसमें आपको देखो x की वैल्यू नहीं दी है पर y की वैल्यू दी है, ये x1 y1 और ये x2 y2। इसमें आपको x की वैल्यू नहीं दी है पर y की वैल्यू दी है। तो आप y का फॉर्मूला यूज करके पहले m/n निकाल लो एंड आफ्टर दैट जो भी आपको रेशियो मिले, रेशियो मिल गया तो उसके बाद आप k निकाल लो, x निकाल लो, अभी निकाल लो फटाक से सॉल्व करके, ठीक है। डाउट आए तो कमेंट कर दो, बता देता हूँ क्या करना है दोबारा से। फिर इसमें आपको देखो सीधा सीधा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बोल दिया है। तो ये एक लाइन होगी, इसका कोऑर्डिनेट है 20 to 20 और इसका कोऑर्डिनेट है 0 16। यहाँ पे कोई एक मिड पॉइंट है जिसका वैल्यू आपको पता करना है, मतलब आपको एक्स वाई निकालना है। x1 y1 x2 y2 आपको दिया है, क्या करना है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 22 + 0 22, 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11, x की वैल्यू आ गई 11। फिर 20 + 16 36, 36 को 2 से डिवाइड करोगे 18, वैल्यू आ गई 11 18। सॉल्व कर लो फटाक से, 6 क्वेश्चन हो गए। 7वें क्वेश्चन में बोला फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये भी कर लो। इसमें आपको बोला है -7 6 2 -2 8 5। ये देखो आपका ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। 2 -2 दिया है, करेक्ट करेक्ट। तो आपको x फाइंड करने के लिए क्या करना है, तीनों x को ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है, मतलब -7 + 2 + 8 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर y के लिए तीनों y को ऐड करोगे 6 - 2 + 5, फिर 3 से डिवाइड करोगे, वैल्यू आ जाएगी। मैं आंसर बता देता हूँ, y की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 13/3 आएगी, ठीक है। 13 नहीं, x की वैल्यू 1 आएगी, -7 + 2 -5 -5 + 8 3। तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। अगला भी 2 ऐसे ही करना है। अब मैं आपको 8th वाला कराता हूँ, चलिए 8th वाला करते। 8th वाले में आपको देखो सेंट्रॉइड की वैल्यू दी है, g का जो कोऑर्डिनेट है वो -4 -7 आपको दे के रखा है, मतलब आपको x और y दिया हुआ है, ठीक है। b क्या है, b है 3 5। आपको c के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मतलब आपको x3 y3 निकालना है, ये c है। तो आपको c के कोऑर्डिनेट्स निकालने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करो। a का वैल्यू है -14 -19, मीन्स आपको x1 y1 x2 y2 और xy सब दिया है, x3 y3 निकालना है, वाइस वर्सा। वैल्यू रखो, सॉल्व करो फटाक से, सामने सामने क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। फिर नेक्स्ट वाले में बोला है a का कोऑर्डिनेट है h -6, b का कोऑर्डिनेट है 2 3 और c का कोऑर्डिनेट है -6 और k, और फिर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है 1 और 5। तो hk की वैल्यू पता करो। अच्छा hk देखो, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 और ये क्या है, ये आपका xy है। तो h कहाँ आ रहा है, h x वाले में आ रहा है, मतलब आप x की जो वैल्यू है वो दे के रखिए, तो x की जगह 1 रखो और x1 निकालना है आपको, तो वाइस वर्सा तरीके से x निकाल लो। फिर k जो है वो y की जगह है, मतलब फिर y का फॉर्मूला लगाओ और k निकाल लो। नहीं समझे, करवा देता हूं। देखो x इज इक्वल टू क्या है, x1 क्या है h, x2 क्या है 2, x3 क्या है -6, h + 2 -6 डिवाइड बाय 3, x क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू h -4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इज इक्वल टू h -4 यहाँ जाके ऐड होगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर बोला है y के लिए, ठीक है। y के लिए अब आपको यूज करना है, तो y इज इक्वल टू y1 क्या है -6, y2 क्या है 3, y3 क्या है k और नीचे क्या रहेगा 3, y की वैल्यू 5, तो 5 इज इक्वल टू -3 + k/3, 5 3 जा 15 हो जाएगा, -3 + k है, -3 यहाँ के ऐड होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 18। समझे, मतलब एक बार x की वैल्यू रखनी थी, एक बार y की वैल्यू रखनी थी और hk आपका आ जाता। छाप लो इसको फटाक से, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब हम लोग देख लेते हैं ट्राई सेक्शन, 4 इक्वल पार्ट और 5 इक्वल पार्ट। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट का कोई नाम नहीं है, बाय सेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। और डबल के लिए डाई सेक्शन लीव इट, हम लोग खुद से नाम नहीं देंगे। इसमें आपको बोला है एक लाइन है ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2 7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -4 -8 और आपको बीच में 3 पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। हो गए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड। इक्वल पार्ट भी बोला है यहाँ पे, इक्वल पार्ट भी बोला है, तो इक्वल पार्ट का ध्यान रखना।
तो सब इक्वल पार्ट है तो हम लोग मान लेते हैं सबका रेशियो 1 है। 1 1 1 1 ही आएगा भी। जैसे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है तो काटने पर 1 ही आता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी इक्वल पार्ट है तो काटने पर 1 ही आएगा। आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने। ये 1 है, ये 1 है, तो मतलब पूरी लाइन का रेशियो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा ये 1। तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करो जिसमें m/n है 2:1। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब आपने q के लिए निकाला था तो जो भी वैल्यू आएगी वो q का आंसर हो जाएगा। अब आपको q की वैल्यू मिल जाएगी तो p तो मिड पॉइंट हो गया, p मिड पॉइंट हो गया तो और भी आसान हो गया निकालना। फॉर्मूले में रखो, q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 और ये हो गया x1 y1 xy निकल आएगा। खत्म। यही दोनों तो पता करना था। 11th वाला भी देख लो। इसमें एक लाइन है a, एक पॉइंट है b। लाइन नहीं, पॉइंट। इसमें b का कोऑर्डिनेट है 6 - 2, a का कोऑर्डिनेट है -14 -10। ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब पॉइंट p, पॉइंट q, पॉइंट r, 4 इक्वल पार्ट। मतलब सबको हम लोग मान लेते हैं 1 1 है, 1 1 1 1। तो इसको देखो, हर एक को हम लोग मिड पॉइंट से निकालेंगे, बहुत इजी है। ध्यान से देखो तो ये अगर दोनों को ऐड करें तो 2 आ रहा है, ये दोनों को ऐड करें 2 आ रहा है। मतलब Q क्या है, Q मिड पॉइंट है। Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसको निकाल लो। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, xy आ जाएगा। आफ्टर दैट अब देखो R मिड पॉइंट हो गया QB का, R मिड पॉइंट हो गया QB का। तो कान सीधे पकड़ सकते हो, तो ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो आप लोग सीधा सीधा R की वैल्यू भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दो। आफ्टर दैट देखो अब P भी मिड पॉइंट हो गया AQ का, तो फटाक से इसको भी निकाल लो मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लो वीडियो को चलते ही। अब हम लोग लास्ट वाला भी बता देता हूँ। इसमें देखो 5 इक्वल पार्ट है। लाइन AB है, B का कोऑर्डिनेट है 6 - 2, सॉरी B का कोऑर्डिनेट है 0 20। इसमें आपको एक निकालना होगा सेक्शन फॉर्मूला से, फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ये होगा 20 10। 5 इक्वल पार्ट, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, 1 2 3 4 ही हुए, एक S, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गए। अब कोई मिड पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का एक बार यूज करेंगे। सब रेशियो इक्वल है तो 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला देखो, अगर मुझे R फाइंड करना है, अच्छा R फाइंड करें, कुछ भी फाइंड करो, बट एक और बार आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। R ही फाइंड करते। R फाइंड करना है तो R तक का रेशियो निकालो। R तक का इस साइड से 2 है, 1 और 1, और R तक का इस साइड से 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे m/n आ गया 3:2। ये x1 y1, ये x2 y2। वैल्यू रखो, वैल्यू रखो और आपका R का कोऑर्डिनेट आ जाएगा xy। अब पॉइंट S मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के S का कोऑर्डिनेट निकाल लो। लेकिन आपको देखो Q निकालने के लिए एक और बार सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेनी होगी। पहले इतना सॉल्व कर लो बैक करके, जहां पे रेशियो दिख रहा था, कर लिए सॉल्व। अब देखो, अब यहाँ पे आपको Q निकालना है, तो ये 1 है हम लोगों का। अगर Q तक देखे या इस साइड से, और इस साइड से देखो तो 2 है, 1 और 1 2 है। तो यहाँ पे आपका m/n बन गया 2:1। ठीक है, तो आपको Q निकल जाएगा फिर, और एक बार Q निकल गया तो ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी निकल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मतलब 2 बार सेक्शन फॉर्मूला और 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला, और चारों कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, 2 बार मिड पॉइंट, 2 बार सेक्शन। समझ गए, सॉल्व कर लो इसको फटाक से। फिर हम लोग करते हैं 5.3। इससे पहले आप लोग खफा हो जाए, मैं आपको करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है आपको डाउट आया हो। तो मैंने क्या बोला, सबको 1 1 1 1 1 1 1 मान लो, क्योंकि सब इक्वल है। तो R मुझे अगर पता करना है तो R के ये साइड तक का देखो, 1 1 2 3 है इस साइड से, इस साइड से 2 है, तो मतलब m/n कितना है, 3:2 है। तो मैं R का कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। ठीक है, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x का फॉर्मूला क्या है, mx2 + nx1 अपॉन m+n। m कितना है 3, x2 कितना है 0, n कितना है 2, x1 कितना है 20, m+n मतलब 3 + 2, ये तो 0 हो गया, तो 220 या 40/5 वैल्यू विल बी 8 आ गया। y के लिए क्या करोगे, my2 + ny1 अपॉन m+n। 3 y2 क्या है, y2 है 20, 320 या n कितना है 2, y1 कितना है 10 अपॉन 2 + 3, 320 या 60, 20 20 80 5 80/5 वैल्यू विल बी 16। तो 8 और 16 आ गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके S का निकालो। 8 + 0 8, 8/2 4, 16 + 20 36, 36/2 18,
डायरेक्टली निकाल लिया मैंने। अब मुझे सेक्शन फॉर्मूला दोबारा यूज करना है क्यू के लिए, तो क्यू के लिए यूज करते हैं। पहले क्यू के लिए देखो आर और ए की हेल्प से निकालना है हमें, ठीक है। आर के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब m/n आ गया 2:1। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 2, x2 कितना है 8 है, ये देखो और ये देखो। n कितना है 1, x1 कितना है 20, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 2 8 जा 16 प्लस 20 बाय 3 36/3, वैल्यू विल बी 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 12। अब y के लिए m कितना है 2, x2 क्या है, y2 क्या है 16, n कितना है 1, y1 क्या है 1 10, 2 प्लस 1, 2 16 जा 32 प्लस 10/3 42/3, 42 को 3 से काटोगे वैल्यू विल बी 14, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 14। अब मिड पॉइंट यूज करो, 20 प्लस 12 32, ये आ जाएगा 16, 10 प्लस 14 24, ये वैल्यू आ जाएगी 12। सारे कोऑर्डिनेट्स आपके आगे छाप लो फटाक से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई नो स्लोप ऑफ लाइन रिड्यूस्ड हो गया है, बट इसको प्लीज कर लो क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा काम आने वाला है स्लोप ऑफ लाइन। इतना ज्यादा आपको सेक्शन मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड भी नहीं काम आएगा जितना ये आने वाला है। इससे डिस्टेंस 5.1 के ऊपर अगले साल भी एक एक्सरसाइज है, उसका भी नाम 5.1 है, ठीक है। तो ध्यान से इनको कर लो बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज। तो स्लोप ऑफ लाइन मिस मत करो, देख लो 10 मिनट जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन मतलब ग्राफ पर कोई लाइन है वो कितना बेंड है वो आपको पता करना है। तो अगर आपको थीटा दिया है तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होगा tan थीटा। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होगा। समझ गए दोनों फॉर्मूला? अब क्वेश्चंस कर लो। पहले आपको बोला 45 डिग्री पे कितना होगा स्लोप ऑफ लाइन, मतलब tan 45 लगा दो, tan 45 1 तो स्लोप ऑफ लाइन 1। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, तो स्लोप ऑफ लाइन √3। tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो थर्ड का आंसर नॉट डिफाइंड, द स्लोप ऑफ लाइन कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, मतलब ये पैरेलल होगा, लीव इट। सेकंड वाले में बोला फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मतलब ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 4 7। आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 7 माइनस 3 4 माइनस 2 4 अपॉन 2, वैल्यू विल बी 2। कभी भी x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 मत करना, ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लो चारों बचे हुए 5 क्वेश्चन। उसके बाद मैं कोलिनियर और बाकी सबका बताता हूँ कॉन्सेप्ट। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि स्लोप ऑफ लाइन कभी भी इक्वल तब होती है जब लाइंस पैरेलल होती है। 2 लाइन है और दोनों का स्लोप इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल गई हुई है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे PQ का, SR का, QR का और PS का, सिर्फ 4 ही स्लोप निकालोगे और अपोजिट स्लोप पैरेलल आ जाएंगे तो लिख देना इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद बोला है फाइंड द, देखो इसमें आपको ट्रायंगल प्रूफ करने नहीं आएगा कि प्रूफ करो इक्विलेटरल है, प्रूफ करो आइसोसेलेस है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। हाँ, उस ट्रायंगल की साइड का स्लोप पूछा जा सकता है बस, और कुछ नहीं पूछेगा इससे ज्यादा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ही नहीं बन सकते तो पूछेगा क्या, देखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 1, बी का कोऑर्डिनेट है 0 4 और सी का कोऑर्डिनेट है -5 3। आपको करना क्या है, ए बी का स्लोप निकाल देना है, BC का स्लोप निकाल देना है, AC का स्लोप निकाल देना है, खेल खत्म। कभी अगर रेक्टेंगल रहा, रेक्टेंगल में भी सेम काम करना है, AB का स्लोप निकालना है, CD का स्लोप निकालना है, दोनों इक्वल आएगा। फिर AD का स्लोप निकालना है, BC का स्लोप निकालना है, दोनों इक्वल आएगा। इट मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल व्हिच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। आफ्टर दैट आपको देखो रोम्बस वाला आता है, रोम्बस वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक है। रोम्बस वाले में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। दिस इज अ रोम्बस, ABCD अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो AB जो होगा वो CD के पैरेलल, AD जो होगा वो BC के पैरेलल, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, तो इसका मतलब दिस इज अ रोम्बस। फिर उसके बाद आपका स्क्वायर आता है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें जो आपका स्लोप ऑफ AB होगा, ऐसे लिखना, स्लोप ऑफ AB होगा वो स्लोप ऑफ CD के बराबर आएगा। फिर स्लोप ऑफ AD होगा वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल आएगा। इट मींस दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो
ठीक है, 6th 7th 8th में से एक कराऊंगा, 4th 5th आप खुद से ट्राई करिए। अब कोलिनियर बता देता हूँ कैसे पता करना है। चलिए, कोलिनियर कब होगा? सपोज दिस इज अ लाइन ए बी सी हुज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, अगर कोलिनियर है तो मतलब ए बी जितना ज्यादा बेंड है उतना ज्यादा बी सी भी बेंड है, जितना ज्यादा ए सी बेंड है उतना ही ज्यादा ए बी भी बेंड है। तो इसमें आपको सिर्फ दो स्लोप पता करना है, आपकी मर्जी। आप ए बी पता कर लो और बी सी पता कर लो, आप ए सी पता कर लो, आप ए बी पता कर लो, आप बी सी पता कर लो, आप ए सी पता कर लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पता करो। ठीक है, कोई भी दो स्लोप पता करो, और अगर दोनों स्लोप इक्वल आते हैं तो लाइन कोलिनियर है, दोनों स्लोप इक्वल नहीं आते तो लाइन कोलिनियर नहीं है। इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है। दो स्लोप निकालो, दोनों इक्वल आए तो लाइन कोलिनियर, इक्वल नहीं आए तो नॉन कोलिनियर, खत्म। ठीक है, सॉल्व कर लो। 6 के 6 क्वेश्चन है। एक करा देता हूँ, चलो। ए का कोऑर्डिनेट है -1, बी का कोऑर्डिनेट है 0 1, सी का कोऑर्डिनेट है 1 3। तो ए बी का स्लोप निकालोगे तो y2 - y1, y2 - y1 मतलब 1 -1, तो ये आ जाएगा 2। 0 - 1 तो 2 आ गया इसका स्लोप। BC निकालोगे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला है, इसको ले लो x1 y1। तो y2 - y1 मतलब 1 - 3, ये 0 - 1, तो -2 अपॉन -1, माइनस कट गया, इसका भी स्लोप आया 2। दो निकाल लिया ना, खत्म। दोनों का स्लोप इक्वल है, देयरफॉर द लाइन इज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दे लाई ऑन द सेम लाइन, खत्म। अब मैं आपको 6th 7th 8th का आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है, और फिर प्रॉब्लम सेट भी फटाफट खत्म कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, अगर के पता करो, अगर r का कोऑर्डिनेट है 1 - 1 और s का कोऑर्डिनेट है -2 और k, और इनका स्लोप है -2, तो आप k पता करो। इजी है, फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसका फॉर्मूला है? स्लोप का। स्लोप कितना दिया है? -2। y2 कितना है? k, ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, मतलब k -1 मतलब k + 1, -2 -1, तो -2 इज इक्वल टू k + 1 अपॉन -3, -2 -3 या -6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू k + 1। अब +1 यहाँ आके माइनस होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, खत्म है। फिर नेक्स्ट वाले में बोला है k पता करो अगर स्लोप ऑफ लाइन इतना है, ऐसा ही है तो वो भी सॉल्व कर लो। फिर 8th वाले में बोला है दो लाइन पैरेलल है, PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ will be equal to slope of line RS। दोनों का स्लोप इक्वल होगा बिकॉज बोथ आर पैरेलल्स, ठीक है। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 विल बी इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों पॉइंट्स के अब कोऑर्डिनेट्स रख दो। P का कोऑर्डिनेट है 2 4, Q का कोऑर्डिनेट है 3 6, R का कोऑर्डिनेट है 3 1, S का कोऑर्डिनेट है 5 k, ठीक है। अब y2 - y1 मतलब 6 - 4, x2 - x1 मतलब 3 - 2 इज इक्वल टू y2 - y1 मतलब k - 1, 5 - 3, तो 6 - 4 आ जाएगा 2/1, ये आ जाएगा k - 1/2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू k - 1 यहाँ के ऐड होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। समझ गए? 5.3 खत्म। अब करते हैं प्रॉब्लम सेट। चलिए, यहाँ पर जितने फॉर्मूले लिखे थे सब आपके अब दिमाग में होने चाहिए। अब हम लोग प्रॉब्लम सेट चालू करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम सेट उस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का टोटल है जिसको आपको सॉल्व करना है सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ के। जिसने इसको सॉल्व कर लिया उसका सब आ गया, समझ लो, मतलब मुझे सब आ गया है कि नहीं, क्योंकि मैं सब सॉल्व करने जा रहा हूँ। आंसर नहीं बताऊंगा सबका, बट माइंड में सबको सॉल्व करूंगा, आइडिया दूंगा आपको कैसे करना है। आई नो आप लोगों को थोड़ा खराब लग रहा होगा, बिकॉज अक्सर मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, बट आप ही समझिए अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो कहाँ से कहाँ टाइम चला जाएगा लीव इट, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं, आपको आता है वो सब, ठीक है। आइडिया दे रहा हूँ बस। पहला प्रॉब्लम सेट का पहला एमसीक्यू करते हैं। सेगमेंट AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, बना लो फिर, ये y डैश, ये y, ये x, ये x डैश। सेगमेंट AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, जहां पे A का कोऑर्डिनेट है 1 और 3, A का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ज्यादा हो गया, 4 3 2 1 0, ठीक है। स्केल लिख लेना, ऑन एक्स एक्सिस छोड़ो, जरूरत नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 और 3, एक्स का 1 वाई का 3, मतलब इधर है, तो इधर से वो लाइन पास होगी, पैरेलल जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो वैसी जाएगी ना। तो इसमें आपको बोला है बी का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है,
तो आपको सारे आंसर को यहाँ पे रख के मैच करना है। पहला बोला है 3 1 हो सकता है क्या, 3 तो यहाँ पड़ रहा है, नहीं, उसका x का कोऑर्डिनेट 1 ही रहने वाला है, x का कोऑर्डिनेट उसका 1 ही रहने वाला है, ये गारंटी है। तो 1 है क्या कहीं पे। दूसरा ऑप्शन बोला है 5 3 हो सकता है क्या, अरे 5 3 कहाँ होगा। फिर बोला 3 0, अरे नहीं। हाँ, चौथे में बोला है 1 -3, 1 यहाँ से पास हो रहा है, -3 यहाँ। हाँ, b का कोऑर्डिनेट 1 -3 हो सकता है। समझ लो, कोई भी लाइन जब पैरेलल जाए तो उसका एक कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट के एक कोऑर्डिनेट से जरूर सेम रहेगा। तो इसका अगर एक 1 था, उसका भी एक 1 ही रहेगा। समझ गए। चलो, क्योंकि बाकी देखो ये भी 1 रहेगा, यहाँ पड़े तो भी 1, यहाँ पड़े तो भी 1, यहाँ पड़े तो भी 1, खाली y का चेंज हो रहा है। नीचे जाते जाओ y का चेंज होते जाएगा, बट x का वही रहेगा। ठीक है। चलो, सेकंड वाला बोला आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच पॉइंट लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन x एक्सिस। बना लो एक्सिस, फिर इतनी ज्यादा प्यार है एक्सिस से तो y डैश y x डैश। राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन x एक्सिस, राइट मतलब ये साइड, ये ओरिजिन इसका राइट, मतलब यहाँ पे कहीं पे बात हो रही है। इसमें से कौन सा पॉइंट राइट पे आता है। -2 0, -2 0 तो लेफ्ट में आ रहा है। 0 2, 0 2 तो यहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। 2 3, 2 3 कहाँ आ रहा है, 2 3, नहीं, ये तो एक्स एक्सिस पर है ही नहीं। एक्स एक्सिस पर रहने के लिए y का 0 रहना पड़ेगा। ठीक है। फिर बोला है 2 0, बिल्कुल 2 0 करेक्ट है कि नहीं। y का 0 और x का 2 राइट में है ना। ठीक है, तो ये आपका डी वाला आपका करेक्ट है। फिर बोला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, जिन गलतियों को सुधारने मैं वीडियो बना रहा हूं। ये ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है। पॉइंट क्या है, -3 और 4, -3 यहाँ, सॉरी -3 यहाँ और 4 यहाँ। तो ओरिजिन से, सपोज ये लाइन ऐसी गई है, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है वो पूछा है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, तो इसको x2 y2 ले लो। और ये इसका कोऑर्डिनेट है -3 4, तो इसको x1 y1 ले लो। y2 y1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, x2 x1 का स्क्वायर मतलब -3 या 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 आएगा, इसके ऊपर रूट भी तो रहता है, रूट भी तो रहता है, तो वैल्यू आ जाएगी 5। कई सारे स्टूडेंट्स 7 लिख देते हैं, विच इज द रॉन्ग आंसर। इवन आई हैव आल्सो थॉट दैट द आंसर इज 7 व्हेन आई हैव सीन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, बट आफ्टर ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन आई हैव रियलाइज्ड दैट द करेक्ट आंसर इज 5। ठीक है। चलो, फोर्थ वाले में बोला एंगल 30 डिग्री है, तो स्लोप कितना होगा। अरे tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3 होता है, तो स्लोप भी उतना होगा। खत्म। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर एक चैप्टर के बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर की सच में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ मैथ 1 का, मैथ 1 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा। थर्ड का अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लिया, तो नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स 2 में आपको सिमिलैरिटी का करना है, पाइथागोरस का करना है। सर्कल का आपने अगर प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लिया और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट, कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट, ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट कर लिया, तो जरूरत नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की। समझे। मतलब मैथ 1 में आपको सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की करने की जरूरत है, और मैथ 2 में पाइथागोरस और सिमिलैरिटी की, क्योंकि यहीं से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मतलब सेकंड और फर्स्ट चैप्टर में बहुत लंबे कॉन्सेप्ट है, तो उन कॉन्सेप्ट को खींच कर लाने के लिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। आप एक्सरसाइज देख लो और प्रॉब्लम सेट देख लो सेकंड चैप्टर की, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल वाला थियरम लग सके। हर क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन पाइथागोरस से काम हो जा रहा है, लगेगा इवेंचुअली, बट हम काम चला लेते उससे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में भी कई सारे थियरम है जिनका यूज अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे 1.4 में जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है 7th वाला, उस क्वेश्चन को सब लोग नेग्लेक्ट करते, बट वही क्वेश्चन चैलेंजिंग है। जहां पे कंपोनेंडो लगा है, जहां पे डिविडेंडो लगा है, जहां पे अल्टरनेंडो लगा है, जहां पे इन्वर्टेंडो, ये प्रॉपर्टीज जिस डायग्राम में लगी है, जिस क्वेश्चन में लगी है, वही क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकियों की नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में बोला है डिटरमाइन करो कोलिनियर है या नहीं है, तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट करो, इजी रहेगा, क्योंकि तब 2 ही पता करने का रहेगा। डिस्टेंस यूज करोगे तो 3 पता करोगे, जो बड़ा रहेगा उसको रखोगे, बाकी दोनों को जोड़ोगे, आंसर लाओगे। तो ये आपको आता है, तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ। थर्ड वाले में बोला है कि मिड पॉइंट पता करो, अगर P0 6 है और Q 12 20 है, इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, x = x1 + x2/2,
मतलब 0 + 12/2 वैल्यू आ जाएगी 6। y का फॉर्मूला y1 + y2/2 मतलब 6 + 20 26/2 वैल्यू आ जाएगी 13। तो 6 और 13 आंसर आ गया, खत्म। फिर फोर्थ वाले में बोला फाइंड द रेशियो विच इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, मिटाओ इसको, देखते ये वाला। इसमें आपको बोला है, चलो इतना ज्यादा मत डर जाओ, इजी क्वेश्चन है। हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ज्यादा गैप हो गया 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 स्केल वगैरह लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसमें बोला है पॉइंट ए है 3 8 पर, 3 और 8, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 8 है नहीं, ऊपर जाएगा। फिर बोला है बी है -9 और 3, -9 यहाँ पे आएगा और वो यहाँ पे जाएगा। तो ये पॉइंट देखो इतने दूर है, जोड़ो तो इनको, आज तो ये पतंग काट ही दी जाए। वो जोड़ दिया ये डिवाइड हो रहा है वाई एक्सिस से। आप लोग देखो तो ये वाई एक्सिस से पास हो रहा है कि नहीं, ये वाई एक्सिस से पास हो रहा है। तो अगर वो वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है। तो इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, और बाकी कोऑर्डिनेट आपको दिया है। ये दिया है 3 8, ये दिया है -9 और 3। तो ये जो 0 है ना, इसको लेके रेशियो पता करो। कैसे बता देता हूँ। ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x का फॉर्मूला हो जाएगा mx2 + nx1 / m + n। x कितना है, 0 है, m कितना है पता नहीं, x2 क्या है 3, n क्या है पता नहीं, x1 कितना है -9 / m + n। ये m + n 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। 0 = 3m - 9n। 9n को इधर भेज दो तो 9n = 3m। तो 3m सॉरी m/n क्या आ जाएगा तब, m/n सॉरी m/n आ जाएगा 9/3, काट दो, 3 3 या 9, तो m/n आ गया 3/1। तो मतलब रेशियो क्या है, m/n का रेशियो है 3:1। तो ऐसे इसको करना था, लॉजिक लगाना था कि वो y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसी को लेके सॉल्व करना है। अगर ये 0 नहीं होता तो आंसर आता क्या, तो LHS में कुछ भी होता, आंसर ही नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कुछ स्टूडेंट्स वहीं पे चकरा जाएंगे, अरे एक्स और वाई दोनों नहीं दिया, कैसे पता करेंगे। दिया है, क्वेश्चन के डीप में जाओ आप लोग, तब समझोगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको कर लो। फिर हम लोग फिफ्थ वाला करें क्या, देखते हैं, पहले इसको कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। चलो हम लोग ग्राफ बनाते, ग्राफ पे ये पॉइंट को प्लॉट करते तो थोड़ा सा और मजा आएगा, है कि नहीं। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ लो। पहला पॉइंट बोला है 3 8 यहाँ आएगा, नहीं उसकी बात नहीं हो रही है। 2 5 2 और -5, 2 यहाँ -5 यहाँ आएगा। फिर -2 और 9, -2 यहाँ और 9 यहाँ, वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है पॉइंट को पता करो, एक्स एक्सिस पर है वो पॉइंट, मतलब वो यहाँ पर है। फिर से आंसर देखो 1 आएगा। ग्राफ से ही आपने बता दिया कि वो आंसर है कहाँ, आंसर है क्या। तो ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, मतलब इसका एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, बट वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट है 2 और -5, इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 9। तो दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए AP = PQ है। ठीक है, तो इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, तो AP का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x2 - x1 मतलब 0 + 2 सॉरी a + 2 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट y2 - 1 मतलब 0 - 9 का होल स्क्वायर। फिर PQ को देखो, सॉरी AQ को देखो। ठीक है, AQ को देखो यहाँ पे, तो AQ को देखोगे तो x2 - x1 मतलब a - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² + 2ab + b², और ये हो जाएगा 81। ये हो जाएगा a² - 2ab + b², ये हो जाएगा 25। ये मर गया, ये आ जाएगा 8a + 85 = 29। 8 यहाँ के प्लस हुआ,
तो 8a की वैल्यू आ जाएगी 29 माइनस 85, तो 8a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 54, बिकॉज 54 नहीं आएगा, जस्ट वेट अ मिनट, 15 में से 9 गया 6, 56 आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी -7। तो हम लोगों ने जरूर प्लॉटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, जिसकी वजह से -7 आंसर नहीं आ रहा है। ये पॉइंट हमारा ऐसे पास होगा, ठीक है, यहां से पास होगा। देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है। इसमें p का कोऑर्डिनेट है 2 और -5, ठीक है, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था। p का कोऑर्डिनेट है 2 और -5, तो वो यहाँ आ गया। फिर आफ्टर दैट q का कोऑर्डिनेट है -2 और 9, मतलब वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन होने में a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -7। यार प्लॉटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, लीव इट, हम लोगों को आंसर से मतलब रखना है। ऐसे आंसर निकाला है, आंसर -7 आएगा। प्लॉटिंग आप लोग चेक कर सकते हैं क्या मिस्टेक थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्टेंस फाइंड करना है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अनोखे तरीके से दिए गए। कोई बात नहीं, हम भी अनोखे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसको x2 y2 ले लो, इसको x1 y1। पॉइंट्स क्या है भाई, पॉइंट्स है ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस ए, 0 माइनस ए का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब a माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी 2a का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी √2a, क्योंकि ए से स्क्वायर हट जाएगा। सीधा सीधा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में बोला -6 -3, ये आप करिए, अगला वाला मैं करता हूँ। अगले वाले में बोला -3a और a, फिर s है a -2a, ठीक है, ये r है। तो आर एस की डिस्टेंस आ जाएगी √x2 माइनस ये x2 ये y2 ये x1 ये y1, x2 माइनस x1 मतलब a प्लस 3a का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब -2a माइनस a का स्क्वायर, ये a है आपका इवेंचुअली। तो a प्लस 3a का स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3a का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी 25a स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी 5a, ठीक है। ये हो गया आर एस, समझ गए। चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है। सपोज ये सर्कल है, इसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, सर्कल के अंदर मैंने ट्रायंगल बना दिया, और फिर उसके बाद ये जो सर्कल का सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर आएगा, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो इसी सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। इवेंचुअली मुझे रफ नहीं करना चाहिए था, इतना अच्छा बना था, सॉरी, ठीक है। तो इसके वर्टाइसेस है -3 1, 0 -2 और फिर 1 3, ये इसके वर्टाइसेस है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन खींचू, ये रेडियस हो गया, यहां से एक लाइन खींचू, ये भी रेडियस हो गया, यहां से एक लाइन खींचू, ये भी रेडियस हो गया, ये हो गया सर्कम सेंटर, दैट इज O। इसको नाम दे देते ABC, ठीक है। तो डिस्टेंस AO जो होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस BO के, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, O के कोऑर्डिनेट को ले लो XY, तो आप इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो पहला इक्वेशन मिलेगा। कहने से अच्छा है करा देते हैं। AO को अगर हम लोग ध्यान दें, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस -3, तो x प्लस 3 हो जाएगा। y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर BO, अब इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब देखो कौन कौन मर रहा है, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। 6x माइनस 2y प्लस 10 हो गया, और इधर 4y प्लस 4 हो गया, ठीक है। 10 को वहां भेज दो, 4 को यहाँ ले आओ। तो 6x माइनस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 6y इज इक्वल टू -6। 6 से सबको डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बन गया x माइनस y इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वेशन 1। अब इसी की तरह हमें डिस्टेंस BO को बराबर दिखाना है डिस्टेंस OC के, और फिर एक और इक्वेशन बनाना है। तो BO का देखो जो लाइन थी ना, वही कॉपी कर लो। क्या लाइन थी, BO की लाइन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, क्योंकि ऐसा लिख के एक्सपांड करोगे तो यही आने वाला है। तो मैं अपने लिए शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिए, मतलब पूरा मेथड आपको करना है। फिर OC की बात कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो कौन कौन मर रहा है देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर उड़ना है ही, ठीक है। बचा क्या, 4y प्लस 4 बचा है, 4y प्लस 6y हो जाएगा 10y, 2x यहाँ आएगा तो प्लस 2x, 4 वहां जाएगा
तो 1 + 9 10 होता है, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। अब इसको क्या करो, अब इसको सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो वो इक्वेशन बन जाएगा x + 5y = 3। इसको दे दो इक्वेशन 2, सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्टिंग कर लो, ये मर गया, ये माइनस, ये माइनस, ये आ जाएगा -6y और ये आ जाएगा -4, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब y की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, तो x - 2/3 = -1, x = -1 + 2/3, x = -3 + 2/3, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट है -1/3, y वाला कोऑर्डिनेट है 2/3। ऐसे दो इक्वेशन हमारे हमेशा बनाने का, दो को इक्वल बता के और ऐसा आंसर फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत सोच और समझ के करना है आपको, बिकॉज इसमें बोला है कि पहले पॉइंट्स को प्लॉट करो ग्राफ पे, और अगर ट्रायंगल बनता है तो बताओ कि वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। समटाइम स्टूडेंट डू नॉट सी द होल क्वेश्चन एंड दे जस्ट फाइंड द टाइप ऑफ द ट्रायंगल एंड दे से दैट इट इज अ स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट दे डोंट नो दैट ट्रायंगल इज नॉट फॉर्मिंग ऑन द ग्राफ। ओके, सो हम लोग पहले ट्राई करते हैं। पहले वाले में L 6 4 M -5 -3 और N है -6 और 8। ग्राफ बना लो फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 खत्म। प्लॉट करते हैं, 6 और 4 किधर आएगा, 6 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, ऐसा। -5 -3 किधर आएगा, -5 इधर आएगा, -3 इधर आएगा, ऐसा। फिर -6 -8 किधर आएगा, -6 यहाँ और -8 यहाँ आएगा। तो अगर ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, ठीक है, पॉइंट्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो L क्या था, 6 और 4 था, तो 6 और 4 यहाँ आएगा। ठीक है, अब -5 -3 -3 यहाँ आ जाएगा, फिर -6 -8 -6 -8 यहाँ आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, ये कुछ ऐसा पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, और ध्यान से देखो तो कोई भी साइड इक्वल नहीं दिख रही है, तो मतलब ये ट्रायंगल स्केलियन ट्रायंगल होगा। बट आपको प्रूफ करना होगा, तो आप लोग LM की डिस्टेंस निकालेंगे, MN की डिस्टेंस निकालेंगे, LN की डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर पाएंगे कि तीनों डिस्टेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज अ स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलियन ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि तीनों डिस्टेंस सेम नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने 5.1 में बताया था आपको, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। चलिए अब सेकंड और थर्ड भी कर ले। चलिए अब सेकंड और थर्ड करते हैं। सेकंड वाले में बोला है P -2 -6 है, -2 यहाँ -6 यहाँ, प्लॉट कर लो। फिर बोला है Q -4 -2 है, -4 यहाँ -2 यहाँ, प्लॉट कर लो। फिर बोला है R -5 और 0 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। Therefore the line is collinear, hence the triangle is not formed in this question। ऐसा आपको लिख के छोड़ देना है, no the triangle is not formed, बस वहां पे खत्म। फिर थर्ड वाले में बोला है √2 अब √2 किधर आएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.41, इतना समझ लो, खत्म। 1.41 यहाँ, सॉरी √2 बोला है ना, तो मतलब यहाँ का भी 1. चलो मैं लिख देता हूँ, A का है √2, B का है -√2 और C का है -√6 √2 मतलब 1.41 और 1.41 इधर आएगा, फिर -√2 इधर आएगा, फिर √6 क्या होगा, √3 × 2, √3 की वैल्यू होती है 1.73, √2 की वैल्यू होती है 1.41, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 1 3 या 3 7 1 4 3 या 12 7 या 8 29 2 1 6 3 7 1 3 9 13 से 14 20, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 2.4393। तो मतलब ये 2.4393 कुछ यहाँ पे आएगा। तो अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, पतला सा बन रहा है, बट यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड वाले में ट्रायंगल बन जाएगा, और आई थिंक क्या आइसोसेलेस आएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आएगा आपका। ठीक है, आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके बता सकते हैं। ग्राफ पे सिर्फ चेक करना है कि आखिर ये बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यहाँ पे सीधी लाइन गई थी तो नहीं बन रहा था, यहाँ पे देखो 1.41 मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया, फिर -1.41 यहाँ प्लॉट कर लिया, फिर 2.43 मतलब 2.5 इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया, जोड़ा तो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा था। ठीक है, ऐसे इसको करना है। आप डिस्टेंस फाइंड करिए, आप डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC, और फिर जो टाइप का ट्रायंगल है वो लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले में स्लोप दिया है, आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इजी है, कर लीजिए।
शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यहाँ पे आपको ए बी का स्लोप पता करना है, फिर सी डी का स्लोप पता करना है, दोनों का स्लोप बराबर आएगा, देयरफॉर इट इज पैरेलल। ठीक है, स्लोप का क्वेश्चन वैसे निकल गया है। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आपको ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सॉरी पी क्यू आर एस है, तो आपको डिस्टेंस पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस और फिर क्यू एस और पी आर पता करना है, चाहिए डिस्टेंस। अपोजिट साइड इक्वल आएगी, डायगोनल इक्वल नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर रेक्टेंगल वाले में डायगोनल भी इक्वल आएगा, अपोजिट साइड भी इक्वल आएगी, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कैसे करना है। फिर बोले फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 13th वाला मैं करा देता हूँ आपको। चलिए, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन एक वर्टेक्स से निकलकर सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। यहां से भी एक मीडियन आएगा, यहां से भी एक मीडियन आएगा। ठीक है, तो इस मीडियन की लेंथ आप कैसे पता करेंगे? सपोज दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। आपको डिस्टेंस ए एफ पता करना है, या सी डी पता करना है, या बी पता करना है, सब मीडियन है, कोई भी पता कर लो एक। बट आपको एफ ई डी में से कुछ तो मालूम रहना चाहिए, कुछ तो मालूम है ही नहीं। जिसका दिमाग यहाँ पे दौड़ा उसने कर लिया, दौड़ा दिमाग। ये मीडियन है, मतलब पॉइंट एफ मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम एफ के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, सेगमेंट एफ इज द मीडियन, सेगमेंट एफ इज द मीडियन, देयरफॉर पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी। बीसी का वो मिड पॉइंट है, ये एक्स और वाई है। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो क्या है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 5 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब 8 अपॉन 2, मतलब 4। और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन 2, मतलब 1। तो y का कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आ गया 4 और 1। अब आपको a का कोऑर्डिनेट मालूम है, f का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो आप डिस्टेंस AF पता कर लो। ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 1, ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, ये वैल्यू आ जाएगी 5। मीन्स द लेंथ ऑफ द मीडियन इज 5 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे आपको आंसर पता करना था। आपको एक ही मीडियन नहीं निकालना था, सारे मीडियन निकालने थे, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन को। तो उसी तरीके से आप ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर बी निकाल लेंगे, फिर डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, फिर सी डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला करते। इसमें आपको देखो एक ट्रिक यूज करनी है। इसमें आपको देखो मिड पॉइंट्स का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, और आपको बोला है सेंट्रॉइड पता करो। तो सेंट्रॉइड के फॉर्मूले के लिए हमें एबीसी के कोऑर्डिनेट चाहिए, बट हमारे पास है नहीं। कोई बात नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूले ही लगाते, क्या पता कुछ निकल आए। तो पॉइंट डी क्या है? मिड पॉइंट है। पॉइंट डी इज एमपी ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x कितना? -7, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी -14। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, y कितना है? 6 है, तो 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी 12। इसको दे दो इक्वेशन 2। अब e के लिए भी सेम काम करो। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट है 8 और ये x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी 16, इक्वेशन 3। अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y कितना है? 5 है, तो 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी 10, दैट इज इक्वेशन 4। अब f को देखो, वहां भी सेम यूज करो। x इज इक्वल टू सॉरी ये हमारा एक्स वाई है। ठीक है, और यहाँ पे आप 1 2 यूज कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 और 3 यूज करोगे, 2 और 3 यूज करोगे, 2 और 3 यूज करोगे, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, है ना? क्योंकि आप आपकी बार इसको और इसको ले रहे हो। इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तो इसलिए आप लोग x3 y3 ले रहे थे। अब की बार क्या लोगे? x1 और x3 लोगे। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2। x कितना है आपका? 2, तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 5। y इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। y कितना है? -2। y1 प्लस y3 नहीं मालूम, 2 से मल्टीप्लाई करो तो y1 प्लस y3 की वैल्यू आ जाएगी -4, इक्वेशन 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब आपको सारे x को ऐड करना है, मतलब एडिंग 1 2 3 1 3 एंड 5, इनको आपको ऐड करना है।
तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 ये सब ऐड हो गए LHS LHS। RHS में -14 है प्लस 16 है प्लस 4 है, मतलब -14 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2x1 2x2 2x3। -14 प्लस 16 हो जाएगा 2 और 4 6, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई 6। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यही फॉर्मूला होता है। और इसकी वैल्यू तो आपको मालूम पड़ गई है, कितनी है 6, तो 6/3 वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब ये कितना है 2। अब y के लिए भी आपको सारे y को ऐड करना है, मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा। 12 22 -4 18 18 अपॉन 2 सॉरी 18 अपॉन 2 9, ठीक है, तो आंसर आएगा 3। ठीक है, आप लोग ऐसे x को जैसे कैलकुलेट किया वैसे y को कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 3। चलो कर लो इसको। सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये भी तो 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3/3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन कराने लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है सरकम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। देखो जैसे हम लोगों ने अभी सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट पता किया था, वैसे उसका कोऑर्डिनेट पता करना और फिर कोई एक डिस्टेंस निकाल लेना, रेडियस की AO निकाल लेना, BO निकाल लेना, कोई निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। शो दैट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, ये खुद से कर सकते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ये भी हो गया। 14वां 15वां 16वां हो चुका है। 17वां भी इजी है, सेक्शन फॉर्मूला है, यूज कर सकते हो, आप लोग पता कर सकते हो। फिर 19th वाला 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट है, जिसमें से आपको Q और S दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मतलब आपको देखो कॉन्ग्रेंट पार्ट कैसा है, ABPQRS ऐसा है, और आपको Q और S का कोऑर्डिनेट दे दिया है कि नहीं, 2 और 14 दे दिया है, और S का 4 और 18 दे दिया है, और आपको पता करना है कि पूरा कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के R पता कर लोगे। ठीक है, R पता करने के बाद आप फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे और B आ जाएगा। कैसे, अरे R मिल गया ना आपको, अब ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका xy हो गया, और ये आपका x2 y2 हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आओ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप PQR में से ये R तो आपको मालूम है, तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और x1 y1 निकाल लो, ये x1 y1 है, और एक बार ये आ गया तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये निकाल लो। नहीं समझ रहा है तो कराना पड़ेगा। S कितना है, S है 4 और 18, और ये कितना है 12 और 14, निकाल लेते। ठीक है, R निकालना है हमें ना, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है 12 है, x2 कितना है 4 है, अपॉन 2 16/2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया। दूसरा 14 प्लस 18 अपॉन 2 मतलब 32 अपॉन 2, ये आ जाएगा 16। अब इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो xy, और इसको ले लो x2 y2। लैक ऑफ स्टोरेज, कैमरा स्टॉप हो गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर से मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया और x2 और y2 निकाल लिया है। ठीक है, देख के समझ सकते हो। आफ्टर दैट इसको भी निकालेंगे, आपकी इसको x1 y1 ले लो, आपकी इसको x और y ले लो, ये x1 y1 है, और इसको x2 y2 ले लो, ये भी आ जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x 12 है, x1 8 है, x2 पता करना है, डिवाइड बाय 2 2 24 इज इक्वल टू 8 प्लस x2, 8 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 16, मतलब x2 कितना है 16 है। y2 पता करते हैं, दिमाग से पता करते हैं, 12 आएगा। ठीक है, 14 2 28, 28 में से 16 गया, ये आपका 12 आ जाएगा। अब ये आपका देखो xy हो गया, और आप x1 y1 निकाल लो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मतलब सारा काम आपका इजी फॉर्मूले से हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको फटाफट आप छाप लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता करना है, तो उसमें आप 6 डिस्टेंस निकालेंगे। फिर अगर पूरी साइड इक्वल आती है, डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो स्क्वायर, पूरी साइड इक्वल आती है, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो रोम्बस, अपोजिट साइड इक्वल आती है, डायगोनल इक्वल आते तो रेक्टेंगल, और अगर अपोजिट साइड इक्वल आती है, रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल नहीं आता तो वो पैरेललोग्राम। ऐसे आपको पता करना है, ये आप जानते हो कैसे करना है। फिर 20th वाले में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पता करना है, और अगर सर्कल PQR से पास हो रहा है तो इसमें से आप बनाओगे तो 3 रेडियस बनेंगे। तो डिस्टेंस PO, इसको समझ लो नाम PO, POR OQ इक्वल होगा। पहले इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसमें लगाओगे, इसके कोऑर्डिनेट को x और y ले लोगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, और सर्कम सेंटर का जैसे फाइंड किया था उसको वैसे इसको भी पता कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको ये भी नहीं करा रहा हूँ, इजी है, मैं डायरेक्ट आपको 21 कराता हूँ, और 22 में स्लोप निकालना है डायगोनल का, मतलब आपको AC और BD का स्लोप निकालना है, खेल खत्म हो जाएगा उसका। चलिए हम लोग 22 कर लेते हैं, वो थोड़ा सा 21 कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है हार्ड लगता हो। इसको देखते हैं, A का कोऑर्डिनेट है 1 और 7, 1 यहाँ 7 यहाँ, मतलब वो यहाँ आएगा। फिर B का कोऑर्डिनेट है 6 और 3, 6 यहाँ
3 यहाँ, मतलब वो यहाँ आएगा। फिर 3 और -7, सॉरी गलत जा रहे हैं हम लोग। ए का कोऑर्डिनेट है 5 और 6, 3 - 2, और आपको डी का कोऑर्डिनेट पता करना है क्या है। तो सबसे पहले इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं ए बी को मैं सी डी के इक्वल लिखता हूँ, पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं, ए बी सी डी। तो मैं ए बी को सी डी के इक्वल लिखता हूँ, फिर ए डी को बी सी के इक्वल लिखता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 मतलब 1 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - 1 मतलब -2 - 6 का होल स्क्वायर। सी डी x2 - x1 मतलब x - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब y + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा x² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा a² + 2ab + b स्क्वायर। अरेंज करते, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा x² + y² - 6x + 4y + 13। तो वैल्यू आ जाएगी x² + y² - 6x + 4y - 67 = 0। ये कैसे आ गया, 80 यहाँ आके 13 से माइनस हुआ तो -67 आ गया। इसको इक्वेशन 1 समझो। अब मैं AD को BC के बराबर बताता हूँ, ठीक है। AD को मैं BC के बराबर बताता हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब AD के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x2 y2। तो x2 - x1 मतलब x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 मतलब y - 6 का स्क्वायर। BC के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x1 y1। x2 - x1 मतलब 1 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - 1 मतलब -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी a² - 2ab + b स्क्वायर प्लस a² - 2ab + b स्क्वायर = 4, और ये 0। अरेंज करो, x² + y² - 10x - 12y, 36 4 यहाँ आएगा तो ये 32 हो जाएगा, और 32 25 कितना हो जाएगा, अगेन 67 57 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। मैंने इसको रिप्लॉट, आप लोग देखेंगे तो जो ए का लाइन है वो डी से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ और होगा, बट अगर आप लोग देखेंगे तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो ए के ही इक्वल होगा, है कि नहीं। ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है वही डी का भी कोऑर्डिनेट होगा, बिकॉज पॉइंट डी लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है। जहां से ए की लाइन पास होती है वहीं पे भी डी भी लाई करता है। तो इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट होगा डी का वो 6 होगा। तो वाई की जगह हम लोग 6 पुट कर लेते हैं और एक्स निकाल लेते हैं। तो x² + y² सॉरी 6² - 10x - 12 × 6 + 57 = 0। तो x² + 36 - 10x - 72 + 57 = 0। 36 - 72 हो जाएगा -36, और -36 + 57 हो जाएगा -36 + 57 will be equal to 21, ठीक है। +21 = 0। कहाँ कराया जाए, 10x + 21 आया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, x² - 10x + 21 फैक्टर ढूंढो। 21 7 3 जा, तो x² - 7x - 3x + 21 = 0। क्वाड्रेटिक बना है ना, तो x - 7 - 3 x - 7 = 0। तो वैल्यू आई x - 3 x - 7 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पे दो वैल्यू होगी, बट y की वैल्यू तो 6 ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे द पॉसिबल पेयर्स विल बी 3 6। एक बार 3 के साथ 6 हो सकता है या फिर 7 के साथ 6 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए था कि ए का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही डी का भी होगा, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज सेम लाइन पर ही है दोनों। रीजन भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 शॉट खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पाइथागोरस थ्योरम का 1 शॉट। बट अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कॉन्स्ट्रक्शन के 1 शॉट की जरूरत है। फिर भी आप मुझे कमेंट करिए कि क्या आपको कॉन्स्ट्रक्शन का 1 शॉट चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज कॉन्स्ट्रक्शन ऐसी चीज नहीं है जिसका 1 शॉट कराया जाए, ठीक है। उसका तो चैलेंजिंग क्वेश्चन भी नहीं कराया जाएगा, बिकॉज उसके अगर प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट कर लिए तो आपके लिए काफी है वो, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पाइथागोरस थ्योरम का 1 शॉट।